एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर की पत्र परिषद नागपुर से पुलवामा हमले पर अम्बेडकरी वार आर पार देखिए इंडिया बुलेटिन 7 पर। ये डॉक्यूमेंट जो है वो 8/2/2019 का डॉक्यूमेंट है। सारी अधिकारियों को जानकारी दी गई थी और ये जानकारी देने वाले जनरल कश्मीर जोन थ्रू PCR कश्मीर, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो सभी को गया था। पुलवामा की घटना के 10 दिन पहले ये मैसेज इंटेलिजेंस से सभी यूनिट को दिया गया था। इस मैसेज का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप जिसको भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे और जहाँ से आप मूवमेंट करेंगे उसकी आपको सैनिटाइज करना, उस एरिया की ज़रूरत है, प्रॉपरली करना ज़रूरी है। ये इस संदेश का मैसेज है। इसका मतलब ये है कि पुलवामा की जो घटना हुई उसकी जानकारी पहले से ही थी। प्राइम मिनिस्टर से और नागपुर के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी से हम लोग जानना चाहेंगे, 10 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी इस इन्फॉर्मेशन को कैबिनेट के लेवल पर डिस्कशन हुआ तो किस तरह का डिस्कशन हुआ, कब डिस्कशन हुआ, या कैबिनेट ने जो है ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को जो है नज़रअंदाज कर दिया। इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, रोकने की कार्रवाई नहीं होती, सैनिटाइज की कार्रवाई नहीं होती है, तो ये डेलिब्रेट नेग्लिजेंस है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये नेग्लिजेंस किसके लिए है उनको ही पता है कि जिन्होंने इस नेग्लिजेंस को अमल किया है। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्वॉय चलता है उनकी जो गाड़ियाँ होती है उसको एक प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है कि वो इम्पैक्ट भी सेल। थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है वो है कि ये जो कॉन्वॉय था और जिसमें जो गाड़ी उड़ गई है, लॉरी उड़ गई है, उसके अंदर ऐसी कोई सिस्टम थी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिसने ये किया है उसको पहले से ही जानकारी है कि भैया ये जो गाड़ी है इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इम्पैक्ट कम करने का सिस्टम। गडकरी जी से हमारी विनती है कि वो ये बात बताए कि इस गाड़ी में वो सिस्टम लगाई गई थी या नहीं लगाई गई, क्योंकि 200 किलो का RDX जब उड़ता है तो अगल बगल की गाड़ियों को भी उससे नुकसान पहुंचाना चाहिए। नुकसान पहुंचा है, ये बात सही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ कि जितने ये एक बस का हुआ। पुलवामा की इंसिडेंट को जो है पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है सरकार की तौर से। तो इसलिए हम लोगों के इलेक्शन के दरमियान इस बात को सामने ले आ रहे हैं कि पुलवामा की इंसिडेंट जो है उसकी जानकारी मिली थी। जो इसको देख रहे थे उन्होंने एक्सट्रीमली अर्जेंट और जितनी भी कार्रवाई करनी चाहिए उसकी कार्रवाई का उन्होंने अंदाज़ा दे दिया है। नागपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार है, नंबर 2 है, प्राइम मिनिस्टर के रेस में है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उन्होंने इस बात की जो है वो लोगों के सामने हकीकत बतानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बताएंगे, हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर कम से कम इस बात को बताए, ये हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं। नागपुर की चर्चा है कि ये इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए हम इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर ही एड्रेस करें। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो नागपुर की भावना है उस नागपुर की भावना के साथ मैं बहना चाहता हूँ। हमारी जो राजनीति चली है वो बीजेपी की सरकार ना है, यही हमारी रणनीति चली। हाँ, हमारी कोशिश है कि हम उनको हराएं, लेकिन ऐसा किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो सच का तो सहारा लेना ही होगा। तो इस सच के बाद
पुलवामा के बारे में कम से कम वो सच तो बताए। अगर वो नहीं बता सकते तो शायद मेरे ख्याल से आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत है वो कम से कम बताए कि असलियत क्या है। अपने आप को अगर एसएस कहते हैं तो एसएस के बाद सभी इंफॉर्मेशन आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। मोहन भागवत को कहने दो ना कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर हम कहीं और चीज़ें बाहर निकालेंगे। फिर इंटरनेशनली सभी जन पूछ रहे कि आपने एयर स्ट्राइक तो किया, ये बात सही है, लेकिन अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर ने जो आंकड़े बताए टेररिस्ट के ख़त्म होने के, उसको लेके डिस्प्यूट है, विवाद है, और हर कोई कह रहा है कि वहाँ स्ट्राइक हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई वहाँ पर। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास जितने भी तस्वीर है, उस तस्वीरों में अगर आपको कहीं ना कहीं तो भी इंजर्ड बॉडी मिलती है तो उसकी आप दिखाइए, क्योंकि दुनिया भी है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रही है, वो चाहते कि टेररिज्म ख़त्म हो, वो अपने को मदद कर रहे हैं। लेकिन झूठे बातें अगर हम लोग कहते रहे तो मेरे ख्याल से उनका सपोर्ट भी हमको नहीं मिलता रहेगा। 7 पहिल्या फेजमधल्या महाराष्ट्राच्या निवडणुका आहेत। 7 फेजमधलं एक महत्त्वाचं असं आहे की भंडारा गोंदियामधनं फार पब्लिसिटी झाली नाही, त्याची चर्चाही झाली नाही, पण एनसीपीचे बडे नेते निवडणुकीतून विड्रॉ झालेले आहेत। त्याच्यामुळे एनसीपी आणि काँग्रेसची स्थिती गडचिरोलीमध्ये, भंडारा गोंदियामध्ये आणि चंद्रपूरमध्ये काय आहे ही सांगण्याची आता गरज राहिली नाही असं मी त्या ठिकाणी। चंद्रपूरला त्यांनी असणारा सेनेचा उमेदवार इम्पोर्ट केला आणि काँग्रेसचं आरएसएसीकरण करणं ही एका प्रकारे सुरुवात होते असं त्या ठिकाणी मानतो। राहिले वर्धा, अमरावती, यवतमाळ हे जे मतदारसंघ आहेत, या मतदारसंघातल्या उमेदवारांनी जाहीर केले की आमची लढाई ही वंचित बहुजन आघाडीची आहे, काँग्रेस कुठेच नाही। नागपूरमध्ये सुद्धा नाना पटोले यांना असणारा उमेदवारी देऊन एका प्रकारे काँग्रेसने नितीन गडकरींचा मार्ग सोपा केला अशी चर्चा आहे। वस्तुस्थिती काय? वस्तुस्थिती तीच आहे, कारण का नाना पटोलेंना नागपूरमधली ॲटलिस्ट दलित मतं कुठल्याही परिस्थितीत मिळणार नाही, आणि जिथे दलित मतं मिळणार नाही तिथे मुस्लिम मतंसुद्धा मिळणार नाहीत, ही परिस्थिती आहे। नागपूरमधली दुसरी एक परिस्थिती आहे की सगळ्यात दुसरा मोठा गट जो आहे तो हलबाचा आहे। हलबा हा असणारा बीजेपीच्या डेडली अगेन्स्ट यावेळेस आहे। तर नितीन गडकरी इज अगेन्स्ट अ वॉल, मी म्हणेन, ऑफ 10 लाख वोट्स। त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं हे आपण स्वतःहून दिलं तर अधिक चांगले असेल त्या ठिकाणी। कुणबी मतांबद्दल अजून विच साईड दे विल गो अजून त्यांनी डिसाईड केलं आहे। वेदर नाना और बीजेपी किंवा त्याच्यामधले काही जण आमच्याबरोबर जे बोलतात आहेत, म्हणजे कुणबी समाजामधला असणारं जे गांधीयन वोट आहे ते अत्यंत डिस्टर्ब वोट आहे। त्यांच्याशी माझी असणारं बोलणी चाललेली आहे, आणि कदाचित हा जो गांधीयन कुणबी समाजातला वोटर आहे त्याला वळवण्यामध्ये यशस्वी होईन असं मला वाटतं। माझ्या अंदाजानं मी काय म्हणालो हे तुम्हाला कळलंच नाही। मी असं म्हणेन की मी असं म्हणालो आहे की नितीन गडकरी इज अगेन्स्ट अ वॉल ऑफ 10 लाख वोट्स, हे तुमच्या लक्षात आलं नाही। 10 लाख का मधलं एकही मत मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे 11 लाख मतं मिळतील दुसऱ्या बाजूला, हे म्हणणं चुकीचं आहे, मी एवढंच म्हणेन। मी 10 लाखाचं गणित आपल्यासमोर मांडलं की त्या 10 लाखामधनं एकही मतदान बीजेपीला मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे।
उरलेल्या 11 लाखांमधलं काय होणार ते मी अजून बोललेलो नाही. ॲज गुड एज सोलापूर. ते काँग्रेसबरोबर युती आम्ही केली नाही असं म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसनी कोणाबरोबरच युती केली नाही. बिहारमधली अजून असणाऱ्या त्यांची युती झाली आहे किंवा त्यांनी असणाऱ्या 9 जागा ॲक्सेप्ट केल्या असं कुठंही स्टेटमेंट आलेलं नाही. त्याच्यामुळे मी असं म्हणेन की म्हणजे आम्ही असणारं हेच म्हणतो आहे की BJP इज सक्सेसफुल इन ब्लॅकमेलिंग काँग्रेस टू गो अलोन. बिहार फक्त ते बघायचं आहे की आर दे गोईंग अलोन. ते जर झालं तर माझं हे विधान जे 90% खरं आहे ते 100% खरं. कोणी सांगितलं तुम्हाला? ते तुम्ही काँग्रेसची बाजू सांगताय, मग माझी बाजू तुम्ही सांगायला कधीतरी शिका ना. प्रश्न असा आहे की नेहमी म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे त्याच्यामध्ये की ऑलवेज सवर्णांची बाजू नाही, कधीतरी उपेक्षितांची बाजू तरी मांडायला शिका. कशाची? आता गेली संपली. दॅट इज डेड अँड गॉन नाव. आता आम्हाला गरज नाही त्या चर्चेमध्ये जायला. आता असं फॅक्च्युअली आहे की जी काही 48 मतदारसंघ आहेत महाराष्ट्रामध्ये की ज्याची फर्स्ट फेज आणि सेकंड फेजमधल्या फॉर्म भरण्याच्या तारखा संपल्या आणि थर्ड फेजमधली सुरुवात होत आहे. त्या ह्याच्यामध्ये आज सरळ लढाई इलेक्शनमधली ही BJP, सेना आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यामध्येच आहे. काँग्रेस इज वे बिहाइंड अशी परिस्थिती. सुरुवातीला काही काँग्रेसवाल्यांची अशी अपेक्षा होती की आपण नागपूरमधून लढावा. ज्या अर्थी आपण सुरुवातीला RSSच्या विरुद्ध बोलले की काँग्रेसनी आपला जाहीरनामा सांगा, काय तुमची ॲक्शन प्लॅन आहे RSSच्या विरुद्ध. लोकांना असं वाटत होतं कदाचित आपण नागपूर. इट्स अ व्हेरी नागपूर फार इझी सीट आहे आता जिंकायला. मला म्हणजे पॉलिटिकल माझं कंपल्शन होतं की मी सोलापूरमधून लढलो पाहिजे. इट वॉज अ पॉलिटिकल कंपल्शन. याचं कारण की जो काही पहिल्यांदा उठाव धनगर समाजाने केला, भटक्या विमुक्तांनी केला, तो पश्चिम महाराष्ट्रातला आणि खानदेशमधल्या कार्यकर्त्यांनी केला. हा जो पॉलिटिकल उठाव होता की आम्ही इंडिपेंडेंटली ह्यापुढे राजकारण करणार, तो फेल जाऊ नये म्हणून माझं प्रेझेन्स सोलापूरला अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण का त्याचं सेंटर ऑफ प्लेस. आणि आज माझ्या उमेदवारीमुळे तिथल्या 14 जागा ज्या आहेत या चांगल्या स्थितीमध्ये आल्यात अशी परिस्थिती आहे. सोलापूरमध्ये BSPनं आपल्याला पाठिंबा दिला, महाराष्ट्रात इतर कुठं आपल्याकडून त्यांना कुठं पाठिंबा मिळणार आहे? ते आम्ही कोणाला पाठिंबा देणार नाही. तुम्ही अगोदरच माझ्या तोंडामध्ये का टाकतं मी कुठली सीट सोडणार? मी अजून असे प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की जिंकल्यानंतर मी डिसाईड करायचे. समजून मी एक सीट हारलो तर एका सीटवरती राहतो मी. त्याच्या मला चॉईस करण्याचा वेळ येतच नाही. माझा चॉईस करण्याचा वेळ येईल त्यावेळेस मी करेन. विदर्भाचं आंदोलन कायम आहे. विदर्भाच्या आंदोलनाशी मी जोडलेलो आहे. स्मॉलर राज्य असली पाहिजेत ही आमची मागणी आहे. ती राहणार, ती पक्षाची मागणी आहे. तुम्ही कोणाचे मतं घेणार आहात त्याच्यामध्ये? कोणाचे मतं तुमच्याकडे येणार आहेत? BJPची येणार आहेत की काँग्रेसची? आम्ही BJPची मतं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तोडतोय. मग तुमची खरी लढाई काँग्रेस आणि तुमची व्हायला पाहिजे? बिलकुल नाही. कारण का काँग्रेसकडे मतदारच राहिले नाही दुर्दैवाने. जे आता जसं या विदर्भाच्या भागामध्ये अन्यायग्रस्त आदिवासी म्हणजे म्हणून मी उदाहरण दिलं की भंडारा गोंदियामध्ये असणाऱ्या दिवर समाजाचे उमेदवार आहेत की ज्या उमेदवाराची असणारी हीट प्रफुल्ल पटेल यांना जाणवली आणि म्हणून ही विड्रू फ्रॉम दी कॉन्टेस्ट. त्याच्यामुळे निग्लेक्टेड वर्ग जो आहे म्हणजे वंचित वर्ग जो आहे त्याचं जे एम्पॉवरमेंट आम्ही असं सुरुवात केलेलं आहे.
एक कोणतरी उमेदवार असेल की जो प्रतिनिधी होतो आहे, पण त्या मतदारसंघातला होल निग्लेक्टेड जो आहे तो सगळा त्याच्या अवतीभोवती आलेला आहे. म्हणजे दिस विल बी दी व्हेरी 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 लो कॉस्ट इलेक्शन ॲज फार एज वंचित बहुजन आघाडी इज कन्सर्न. दोन्ही पक्ष प्रचंड पैसे खर्च करतील, लोक पैसे खातील, पण त्यांच्या मनातलं जे आहे तेच करतील. हा मी आजही म्हणतो ना, आय एम मेंटेनिंग इट. आणि मी गोंदियाच्या इलेक्शनमध्ये काय झालं हे दोन्ही फिगर्स मी दिले होते आपल्याला. त्याचं कोणीही दखल घेतली नाही की देर आर 2 सेट्स. 5 वाजता एक मतदान गेलं आणि 6 वाजता एक मतदान गेलं. दोघांमधला डिफरन्स 15% आहे. आणि आजही मी स्टँड होतो आहे की ते मॅन्युप्युलेशन यावेळेस आम्ही बंद केलेलं आहे. आणि त्याच्याबद्दल कसं मॅन्युप्युलेशन होणार आहे मी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्समध्ये घेऊन ते सांगणार आहे. येस, सभा किती वाजता काय? उद्या 4 वाजता सभा आहे. नाही काय 6:30 वाजता 6 वाजता टू बी व्हेरी प्रिसाईज OSNची फ्लाईट आहे टू हैदराबाद. नागपूरवरूनच आहे. इंदोरा मैदानावर. त्याच्यामुळे या मतदारसंघाचं खरं चित्र उद्या मी तुम्हाला दाखवतो. मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है कि जिसमें लिखा है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. ये डॉक्यूमेंट 8/2/19 का डॉक्यूमेंट है. कश्मीर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से निकला हुआ ये डॉक्यूमेंट है. इस डॉक्यूमेंट में चेतावनी दी है कि जो कॉन्वॉय जाएगा उस कॉन्वॉय पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी है. और इसलिए जहाँ से ये कॉन्वॉय जाएगा वहाँ की आपकी स्क्रूटनी करना ज़रूरी है, अनिवार्य है. सरकार से हम ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने के बाद कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई या नहीं हुई. कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, डिफेंस कमेटी है, उसमें ये चर्चा हुई या नहीं हुई, या इस डॉक्यूमेंट को जो है नज़रअंदाज करवा दिया है. नागपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी जी, ये कैबिनेट के सबसे बड़े मंत्री हैं. आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है. तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो अटैक पुलवामा में हुआ 14 तारीख को और ये 8 तारीख को डॉक्यूमेंट मिलता है, कितनी गंभीरता से सरकार ने इसको लिया, सरकार ने क्या निर्देश दिए. और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो जो ट्रक जिसमें अटैक हुआ, क्या उसको जो हर ट्रक को होता है एक सिक्योरिटी सिस्टम होती है, क्या वो सिस्टम उस ट्रक में था या नहीं था, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले, वोटिंग के पहले नितिन गडकरी जी ने लोगों को देना चाहिए. अन्यथा जिस तरह से पॉलिटिकलाइजेशन पुलवामा की घटना का और एयर स्ट्राइक की घटना का हो रहा है, ये घटना गंभीर घटना है. मैं मान के चलता हूँ कि इलेक्शन के पहले इस तरह की घटना होना ये बड़ी दुख की बात है. और कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, परसों जो है प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से बयान दिया है कि हमने F-16 को गिरा है, उसकी कोई सराहना नहीं कर रहा है, लेकिन जो कैप्टन पाकिस्तान के कब्ज़े में था उसके बारे में जो चिंता जताई गई थी और तुरंत उसको लिया, ये जो मांग की थी, उसको जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने निंदा की है, उससे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो भी ये डाउट होता है कि पुलवामा का ये जो अटैक है और उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक हुआ है,
कहीं ना कहीं तो भी बहुत सारा पानी बह चुका है। वो पानी क्या है, उसका कलर क्या है, नितिन गडकरी अगर बताएंगे तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए उचित होगा, और वो बताए, ये ऐसा हम आग्रह कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से चंद्रपुर में जो कैंडिडेट कांग्रेस ने ले आए हैं, नरेश पुंगलिया है, उनके बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने नज़रअंदाज करवा दिया, और सेना का जो एमएलए है उसको अपने पार्टी में लेते हुए उसकी आमदार की का रिजाइनेशन भी ना लेते हुए उसको उम्मीदवारी दी है। ऐसे कई लोग हैं, रत्नागिरी का उम्मीदवार है, सिंदूर का उम्मीदवार है, कई ऐसे उम्मीदवार मैं बता सकता हूं कि जिनकी बैकग्राउंड सनातन बैकग्राउंड है, और ये सनातन के उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार करके जाहिर की है। तो ये कांग्रेस का जो आरएसएसीकरण शुरुआत हो चुका था वो और बढ़ते जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। रही बात ये 7 इलेक्शन की जो फर्स्ट फेज़ के जो है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अच्छी स्थिति में हैं। वहीं के उम्मीदवार बीजेपी के हो या शिवसेना के हो, यही कह रहे हैं कि भी हमारी लड़ाई जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में है। उनका ये मानना कि हमारी लड़ाई वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में है, तो हम लोग जो इस बार कहते आ रहे हैं कि भी हम लोग यहाँ पर बदलाव की स्थिति में परिस्थिति ले आए है, वो बदलाव की स्थिति अब दिखाई देती है। जिस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की और उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद अपनी उम्मीदवारी विड्रॉ की, उसी तरह भंडारा गोंदिया में एनसीपी के ही नेता जो उतावले थे उम्मीदवार होने के लिए, बाद में दिखाई देते कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी विड्रॉ की और दूसरे और को किसी को खड़ा किया है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति में इतना ही कहूँगा कि जो वंचित है वो इकट्ठा हो रहा है, और सत्ता जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए निकला है। अब ये देखना है कि 23 मई को जब काउंटिंग होगी तो हकीकत क्या है, मेरे ख्याल से उसी में दिखाई देगा। आज तो मैं कहूँगा कि हमारी स्थिति अच्छी है, ऐसी एक परिस्थिति है।